स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी अपदस्थ। भुवन का पत्र आते ही घर में जैसे भूचाल आ गया था। 2 साल पहले जब उसकी शादी की खबर आई थी, घर में ऐसा ही तूफान बरपा हुआ था। उसके पिता ने तब कहनी अनकहनी सब सुना दी थी। बेटा सामने नहीं था, इसलिए माँ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। अंत में उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया था जो सदियों से बिगड़ैल बच्चों के पिता बोला करते हैं, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। यानी कि बच्चा अगर सीधी राह पर चल रहा है तो वह अपने बाप का बेटा है। जरा लीक से हटा नहीं कि सारा दोष माँ के सिर मढ़ दिया जाता है। आचार्य साहब का तर्क था कि इस घर में आज तक उनकी हर आज्ञा का पालन होता रहा है। उनके फैसले के विरुद्ध जाने की जरूरत आज तक किसी ने नहीं की। उनके भाई बहन सिर झुकाकर उनकी हर बात मानते रहे हैं, पर इस नालायक बेटे की वजह से उनके सामने भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अगर माँ की शह न मिली होती तो बेटा यह साहस कभी नहीं कर पाता। वैसे आचार्य साहब का यह कहना एकदम गलत भी नहीं था। पिता की अवज्ञा की सलाह भुवन को उसकी माँ ने ही दी थी। उसे सीधे सीधे अवज्ञा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज्ञा मांगी ही नहीं थी। भुवन की माँ ने उसे समझा दिया था कि अगर सचमुच उस लड़की से प्यार करते हो तो चुपचाप शादी कर लो। पिता की अनुमति लेने के फेर में पड़ोगे तो पछताओगे। इकलौते बेटे की शादी के सारे अरमानों को मन में दफन कर लेने के बाद छाया ने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। पत्नी के इस अपराध को आचार्य साहब कभी माफ नहीं कर सके थे, पर छाया भी क्या करती। इस घर का इतिहास वह देख चुकी थी। उसका देवर सतीश एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठा जो बाबूजी के प्रतिद्वंदी की बेटी थी। बाबूजी तो उस समय थे नहीं, पर माँ ने और बड़े भैया ने फतवा जारी कर दिया कि उस घर की बेटी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। सालों बाद उसने अपने बेटे को जो सलाह दी वही उस समय सतीश को देना चाहती थी। कहना चाहती थी कि चुपचाप शादी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी माँ सब दिन तो बैठी नहीं रहेगी। पर यह सब कहने की उस समय हिम्मत नहीं हुई। एक तो वह खुद नहीं थी, शादी को 4-5 साल ही हुए थे। वह खुद अभी घर में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कोई भी गलत कदम उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अगर सतीश जरा भी विद्रोही तेवर दिखाता तो वह उसका साथ दे सकती थी, और उसे विद्रोह के लिए उकसाने की गलती वह कैसे करती। एक चिंगारी भी उसे मिल जाती तो वह आग लगा सकती थी, पर वहां तो सब ठंडा मामला था। सतीश ने चुपचाप सिर झुकाकर घर वालों का फैसला स्वीकार कर लिया और माँ की पसंद की लड़की से शादी रचा ली। यह तूफान तो खैर उठने से पहले ही शांत हो गया। फिर 2-3 साल बाद नीलू की समस्या उठ खड़ी हुई। उसे अपने एक सहपाठी से प्यार हो गया था। वह विजातीय तो था ही, दुर्भाग्य से उसका सामाजिक स्तर भी बहुत अच्छा नहीं था। अफेयर तो शायद कब से चल रहा था, पर माँ के रहते नीलू को यह बात उठाने का साहस नहीं हुआ। उसे क्या मालूम था कि बड़े भैया भी उतने ही दुर्दांत हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि इस फटीचर आदमी की बारात मेरे दरवाजे नहीं आएगी। लड़का अगर जरा भी ढंग का होता तो मैं जात कुजात भी नहीं देखता, पर यहाँ तो सभी कुछ गड़बड़ है। प्रेम करने से पहले कुछ तो सोचा होता। छाया का मन हुआ कि पति से कहे कि प्रेम कुंडलियां मिलाकर नहीं किया जाता। वह तो हो जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। उसे हमेशा लगता रहा कि वह भी शायद कहीं चोट खाए हुए है, इसीलिए इतने असहिष्णु हो गए हैं। आचार्य साहब ने बहन से कह दिया था कि तुम चाहो तो रजिस्टर्ड शादी कर लो, पर उसके बाद इस घर से कोई वास्ता न रखना। जब सतीश जैसे नौजवान में ही वो बागी तेवर नहीं थे, तो नीलू तो बेचारी लड़की थी। उसने चुपचाप अपने तानाशाह भाई के आगे हथियार डाल दिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से धूमधाम से
शादी रचाकर नीलू अब विदेश में बस गई है। वहां अब पुरानी स्मृतियों को लेकर बिसोरती रहती है, अपने असफल प्रेम का मरसिया गाती रहती है। सतीश का हाल भी कुछ अलग नहीं है। अपनी भरी पूरी गृहस्थी के बीच भी वह अपराध बोध से ग्रस्त उदास बना रहता है। खुद भी दुखी होता है और पत्नी को भी दुखी करता है। अपने प्रेम व्यापार में भुवन ने तो इन सबको पीछे छोड़ दिया था। उसने तो जाति धर्म देश सभी सीमाओं का उल्लंघन कर डाला था। जब उसने पहली बार अपनी माँ के पास अपने इस प्रेम का रहस्योद्घाटन किया तो माँ ने उसे समझाइश दी, बेटा इस विवाह के लिए पिता की आज्ञा की, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा मत करना। कल पांत तक प्रतीक्षा करोगे तब भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर सचमुच उस लड़की से प्यार करते हो तो वहीं चुपचाप शादी कर लो और सुखी रहो। पत्नी के इस अपराध को आचार्य साहब कभी माफ नहीं कर पाए हैं और अब भुवन का पत्र आया है कि वह पत्नी और बच्चे के साथ उनका आशीर्वाद लेने आ रहा है। यह पत्र उसने पिता के नाम ही लिखा था, पर खुश होने के स्थान पर वे तिल मिला गए थे और पत्र के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने पत्नी के सामने ही छितरा दिए थे। वे जानते थे कि यह सब अनायास ही नहीं हुआ है। बागी बेटे के साथ पत्नी का संपर्क बराबर बना हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें थी। उन्हें मालूम है कि पत्रों का चित्रों का आदान प्रदान होता रहता है। फोन पर भी घंटों बातें होती हैं। यह सब कुछ उनसे छिपाकर किया जाता है, फिर भी उन्हें पता तो चल ही जाता है। पत्नी का चेहरा देखकर ही वे सारे समाचार जान लेते हैं। आचार्य साहब को पक्का विश्वास था कि सद्भावना यात्रा का निमंत्रण भी पत्नी की ओर से ही गया होगा। भुवन अपने से तो शायद इतनी हिम्मत न कर पाता, इसीलिए पत्र पढ़ने के तुरंत बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह नालायक मेरे घर में नहीं आएगा। तुम्हें अगर मिलने का शौक है तो किसी होटल में कमरे बुक कर लो, उसे वहीं बुला लेना। अपने इस निर्णय से बड़े आत्ममुग्ध आत्मतुष्ट बने हुए थे कि एक जोरदार झटका लगा। एक दिन दफ्तर से लौटकर देखते क्या है कि छाया माली को लेकर बंधनवार लगाने में व्यस्त है। पोर्च से लेकर मुख्य दरवाजे तक आम्र मंजरियों के बंधनवार लगे हुए थे। बीच बीच में फूलों की मालाएं लटक रही हैं। मुख्य दरवाजे के सामने सुंदर सी अल्पना सजी हुई थी। रंगों की ताजा चमक से पता लग रहा था कि अभी अभी दी गई है। सारा सरंजाम देखकर वे क्रोध से फुफकार उठे। ये क्या हो रहा है? छाया ने शांत भाव से उत्तर दिया, कल भुवन लोग आ रहे हैं न, नई बहू पहली बार आएगी तो क्या सूने दरवाजे से गृह प्रवेश करेगी? आचार्य साहब तिल मिला गए। मैंने कहा था न कि मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। और ये कहते हुए जैसे ही वे आगे बढ़े, छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। पता नहीं कैसे उसे आभास हो गया था कि वह अब जूतों से उसकी अल्पना को रोंदने ही वाले हैं। पति के आवेश को वहीं थामने के बाद उसने शांत संयत स्वर में कहा, आप भीतर चलकर फ्रेश हो लें, तब तक मैं चाय लगवाती हूँ। पत्नी की भाव मुद्रा देखकर वे समझ गए कि नौकरों चाकरों के सामने तमाशा करना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वह पैर पटकते हुए भीतर चले गए। माली को आवश्यक निर्देश देकर छाया किचन में गई और उसने पंडित से कहा कि चाय कमरे में ही लगा दे। साहब बाथरूम से निकले तब तक चाय लग चुकी थी। छाया ने दरवाजा हल्के से उड़का लिया था। वह समझ गए कि उन्हें घेरने का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है, पर वे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, जब मैंने मना कर दिया था कि वह नालायक मेरे घर में नहीं आएगा तो स्वागत का यह सरंजाम क्यों किया जा रहा है? आप चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। छाया ने अपना कप उठाते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। जरूर दूंगी, इसीलिए चाय कमरे में मंगवाई है। मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूंगी, पर आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा सवाल? ये जो आप उस दिन से बार बार कहे जा रहे हैं कि मेरे घर में यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, तो क्या घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मतलब?
मैं और तुम क्या अलग हैं? वही तो कहना चाहती हूँ। माना कि इस घर में आपका पैसा लगा है, पर मैंने तो अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। क्या इसका कोई मूल्य नहीं है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ईंट गारे और सीमेंट से जो बनता है वह सिर्फ मकान होता है। उसे घर की शक्ल तो औरत देती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो उसे नरक में तब्दील कर सकती है। मैंने आपके इस घर को मंदिर सा पावन और सुंदर बनाने में जीवन के पूरे 28 साल लगा दिए हैं। मेरे कारण ही आपकी माँ का बुढ़ापा अमन चैन से गुजरा है। मेरी बदौलत माँ बाप की मृत्यु के बाद भी नीलू का पीहर बना हुआ है। सतीश को भी जब घर की याद आती है, निसंकोच यहाँ चला आता है। क्या इसका श्रेय मुझे नहीं देंगे? क्यों नहीं भाई, मैं तो हमेशा सबसे तुम्हारी तारीफ करता रहता हूँ। माँ भी तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। लेकिन इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया, यह तो सोचिए। मैंने आपके भाई की, बहन की धूमधाम से शादियां की। उनके सारे तीज त्योहार, सारे लोकाचार मन लगाकर किए। पर अपने इकलौते बेटे की शादी का अरमान मन ही में रह गया। आपका अपना अहम इतना बड़ा हो गया कि बेटे की ममता उसके सामने बौनी पड़ गई। लेकिन मेरा बेटा आपकी तरह कठोर नहीं है। उसने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरी तड़प को महसूस किया है। इसलिए आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी वह यहाँ आ रहा है। और मेरे इस बहादुर बेटे को इस घर में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह घर जितना आपका है, मेरा भी है। पत्नी के इस लंबे वक्तव्य से विचलित आचार्य साहब कुछ मुनासिब से उत्तर के लिए शब्द जुटा रहे थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या है पंडित, बोलो, छाया ने कहा। पंडित भीतर आया और विनम्र स्वर में बोला, नारायण पूछ रहा है कि कहीं जाना तो नहीं है, गाड़ी लगा दूं? छाया ने प्रश्नार्थक मुद्रा में पति की ओर देखा। उनका चेहरा निरा सपाट था। उसने कहा, नारायण से कहो कि अभी तो घर चला जाए, पर उसे सुबह 7 बजे यहाँ आ जाना है। और कहा कि असलम को भी साथ ले आए, बाबा को लेने एयरपोर्ट जाना है। दोनों गाड़ियां जाएंगी। पत्नी की अधिकार वाणी से चकित आचार्य साहब मुंह बाए उसकी ओर देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता का प्रासाद भर भराकर गिर पड़ा है, धराशायी हो गया है और अपने ही घर में वे शरणार्थी हो गए हैं।